फॉरवर्ड वाइसिंग कर रहे थे, डायग्राम नहीं बना था क्या इसका? चलो बना लो, इसका डायग्राम बना लो। बना ये मैंने कल समझा तो दिया था, दोबारा बताओ क्या इसको आता है, मतलब क्या हो रहा है इसमें, दोबारा बताओ। देख लो इसको, तो बैटरी को मैंने ऐसे जोड़ा, पी टाइप को किससे जोड़ा मैंने, पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को किससे जोड़ा मैंने, नेगेटिव से। ऐसा यदि जुड़ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग। फॉरवर्ड वाइसिंग में हमेशा पी को किससे जोड़ना है, पॉजिटिव से, और एन को नेगेटिव से। इसका मतलब क्या है कि इस वाले कॉर्नर पर क्या आ गया अपन का पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ गया अपन का नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण ये एक्सटर्नल अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जनरेट हो गया। अब देखो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस होल पर क्या लगेगा अपन का, फोर्स लगेगा। या फिर मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर होल है, तो होल पर भी कैसे चार्ज है अपन का पॉजिटिव, इनमें क्या होगा आपस में रिपल्सन। तो रिपल्सन के कारण ये होल किधर जाने की कोशिश करेगा, इधर। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन के कारण किधर जा रहा है, आगे की तरफ। तो इन पर ये रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा है कि ये होल और इलेक्ट्रॉन अपन के कहाँ पे एंटर कर जाते हैं, ये जो अपन की डिप्लीशन लेयर बन रही है इसमें। तो डिप्लीशन लेयर के कुछ पार्ट में यदि अपन के इलेक्ट्रॉन और होल आ जाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कैसी हो जाएगी, अपन की कम हो जाएगी। तो फॉरवर्ड वाइसिंग में ये अपन बता रहे हैं कि ये जो डिप्लीशन लेयर बन रही है, इसकी विड्थ लगातार कैसी होती जाती है, अपन की कम। अच्छा, विड्थ यदि कम होगी तो मुझे बताओ, ये जो अपन का डिफ्यूजन करंट है, ये इंक्रीज होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो फ्लो कर रहे हैं, इनके कारण जो करंट फ्लो होगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन करंट। तो देखो ये डिप्लीशन लेयर की यदि विड्थ कम होगी तो डिफ्यूजन करंट क्या होगा, इंक्रीज। और मुझे बता, ये यदि कम हो रही है तो ड्रिफ्ट करंट क्या होगा अपन का, डिक्रीज। तो नेट जो करंट फ्लो होगा इस वाली कंडीशन में डायोड में कौन सा होगा अपन का, डिफ्यूजन करंट होगा। भाई डिफ्यूजन करंट तो क्या, ये जब इक्विलिब्रियम में था तो दोनों कैसे थे अपन के, इक्वल। पर जब मैंने फॉरवर्ड वाइसिंग में लगा दिया तो ये अपन का डिफ्यूजन जो करंट है ये तो क्या कर रहा है, इंक्रीज, और ड्रिफ्ट करंट जो है वो क्या कर रहा है अपन का, डिक्रीज। तो नेट करंट कौन सा वाला फ्लो होगा फिर इसमें, डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा नेट। तो डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है अपन की, पी से और एन की तरफ। इसका मतलब फॉरवर्ड वाइसिंग में जब अपन इसको लगा देंगे तो नेट करंट किधर से किधर फ्लो होगा, पी से एन की तरफ।
अब होता क्या है कि ये जो अपन का बैटरी का वोल्टेज है ये वेरिएबल है, इसको मैं क्या इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ। माना कि मैंने इसको इंक्रीज कर करके इतना कर दिया कि ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है इसको कितना कर दिया, 0। तो जिस वोल्टेज पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ 0 होती है उस वोल्टेज को बोलते हैं अपन नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं उसको, नी वोल्टेज, स्पेशल नाम दिया है। बताओ डिप्लीशन लेयर की विड्थ यदि 0 हो जाएगी तो उस वाली कंडीशन में करंट फ्लो कैसा होगा अपन का, मैक्सिमम। क्योंकि विड्थ 0 हो गई इसका मतलब जो डिफ्यूजन करंट है वो तो कैसा हो गया अपन का, मैक्सिमम। और ड्रिफ्ट करंट कितना हो गया, 0। तो इस वाली कंडीशन में नेट करंट फ्लो कितना होगा अपन का, मैक्सिमम। ठीक है, तो जो नेट करंट फ्लो मैक्सिमम हो रहा है उसको जब मैंने यहाँ पे एमीटर लगा के मेजर किया तो उसका जो ऑर्डर मिला था वो मुझे कैसा मिला, मिली एम्पियर कोटि का। कितना मिला, मिली एम्पियर ऑर्डर का मुझे करंट मिला था। तो फॉरवर्ड वाइसिंग में जो करंट फ्लो होगा कौन सा ऑर्डर का होगा, मिली एम्पियर का। किसका होगा, मिली एम्पियर का। तो ये अपन की थ्योरी है इसमें कि भाई फॉरवर्ड वाइसिंग में कर देंगे तो क्या क्या होगा, कौन सा करंट फ्लो होगा, कौन से ऑर्डर का होता है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब अपन को लिखना है। तो डायग्राम आप बना लो, बना लिया तो लिखे, देखो पॉइंट नंबर 1 लिखो। देखो when the positive terminal of external battery, when the positive terminal of external battery is connected to p-type and a negative terminal of battery is connected to n-type semiconductor, n-type semiconductor of a p-n junction is known as forward biasing. Point number 2 is called forward biasing. Point number 2 during forward biasing, the majority charge carrier move towards the p-n junction. अगला पॉइंट देखो in diagram the applied forward potential, in diagram the applied forward potential act in such a way that it establishes an electric field is reduce the field generated due to potential barrier. ये पॉइंट समझ में आया गया कि बैटरी के जनरेटेड ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर। इस वाले पॉइंट में मैंने क्या बोला कि ये जो एक्सटर्नल बैटरी है इसके कारण जो अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये किसको डिक्रीज कर रहा है, ये जो पोटेंशियल बैरियर के कारण जो अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इसको क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब ये डिक्रीज होगा तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी अपन की, डिक्रीज। तो फाइनली लिख लो इसमें और आएगा ड्यू टू डिक्रीज of electric field
due to decrease of electric field generated by potential barrier width of depletion layer is also decreased. अगला पढ़ दो. In this condition, diffusion current is increased and drift current is decreased. And net current flow in junction will be diffusion current. Next one देखो as the potential of external battery is gradually increased, the thickness of depletion layer is continuously decreased. ठीक है, इसको यदि मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं तो ये वाली जो अपन की ब्रेथ है ये भी क्या है, कंटिन्यूअस अपन की डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो. A potential is comes at which width of depletion layer is zero is known as a knee voltage. Known as knee voltage. Last point देखो during forward biasing the resistance of the PN junction. अच्छा इधर बताओ मुझे, इधर देखो मुझे एक बात बताओ कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन थी तो मैं क्या बोल रहा कि ये अपन का एक डायोड बन गया और डायोड में नेट करंट कितना था अपन का 0. अच्छा मुझे बताओ कि मेन जो अपन का करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है. और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर आ रहे हैं पर इलेक्ट्रॉन. अच्छा इलेक्ट्रॉन का आने का अपोज कौन सा वाला रीजन कर रहा है, ये वाला रीजन कर रहा है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इलेक्ट्रॉन के आने का यदि ये रीजन अपोज कर रहा है तो ये वाला रीजन किसकी तरह काम कर रहा होगा, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होगा. तो मुझे बताओ कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो अपन का डायोड लग रहा होगा उसका रेजिस्टेंस जो रिवर्स बायसिंग में या फिर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो अपन का डायोड होगा उससे ज्यादा होगा कम होगा. भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट करंट कितना था 0 और जब फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ दिया तो नेट करंट फ्लो हो रहा है. तो नेट करंट यदि फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हुआ होगा, कम हुआ होगा पहले की बजाय, जिससे इलेक्ट्रॉन के जाने का क्या है अपोज बंद हो गया होगा. उसके कारण क्या फ्लो हुआ अपन का करंट. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो ग्रेजुअली क्या होता जाता है अपन का डिक्रीज.
और एक कंडीशन ऐसी आती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है उस वाली कंडीशन को बोलते हैं कि ये कैसा डायोड है, अपन का आइडियल डायोड है। ये कैसा है, आइडियल डायोड। तो मैंने क्या लिखाया था आपको कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड वाइसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज ग्रेजुअली decreased and at any voltage the resistance of PN junction is 0. अगला पॉइंट लिख लो, resistance of ideal diode in forward biasing, resistance of ideal diode in forward biasing is 0 and current flow is maximum. अब देखो अपन को जो क्वेश्चन में मान के चलना है, जब भी अपन को डायोड दे रखा है तो वो कौन सी वाली कंडीशन में मान के चलना है, अपन को आइडियल कंडीशन में मान के चलना है, कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। अब जैसे ये वाली सर्किट है, इस वाली सर्किट में आपको ये जोड़ के रखा है डायोड। अब डायोड जोड़ के रखा है तो ये तो मैंने पता लगा दिया कि ये वाला डायोड कौन सी वाली कंडीशन में जोड़ के रखा है, फॉरवर्ड बायसिंग में। अब फॉरवर्ड बायसिंग में भी जोड़ के रखा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन को कैसा मानना है कि ये आइडियल कंडीशन में है। अब आइडियल कंडीशन में है तो तब डायोड का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। करंट फ्लो कैसा होगा, मैक्सिमम। मतलब ये जो डायोड है इस वाली कंडीशन में, जैसे मैंने ये जोड़ा है अभी, इस कंडीशन में बताओ ये कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा है भाई। रेजिस्टेंस 0 है, करंट फ्लो मैक्सिमम, इसको किसकी तरह काम कर रहा है, कंडक्टर की तरह। तो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में डायोड को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, कंडक्टर वायर से। किससे रिप्लेस कर देंगे, कंडक्टर वायर से। ऐसे आपने रिप्लेस करने वाले क्वेश्चन वहां पर पढ़ेंगे कहां पे, आरसी सर्किट और उनमें, ठीक है। स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है तब क्या होगा, ये सब पढ़े या नहीं पढ़े कि वहां पर अपन रेजिस्टेंस को या फिर कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करते थे, या तो ओपन सर्किट से या फिर क्लोज सर्किट से, वायर से करते थे ना। ऐसे इसमें करना है कि यदि फॉरवर्ड बायसिंग में है, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो मुझे क्या मानना है, आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन माननी है, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, कंडक्टर की तरह, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो ये अपन को सर्किट में किससे रिप्लेस करना है, वायर से। समझ गए ना वाली बात। तो ये नोट डाल के लिख लो ये वाली चीज। देखो a diode is connected in circuit in polarizing. If a diode is connected in circuit in forward biasing, then it can be replaced. It can be replaced by a conductor wire. तो डायग्राम बनाने में कैसे रिप्लेस करना है, देखो इस वाले की जगह में क्या बना रहा हूं, सिंपल वायर बनाया है इस तरीके से, ऐसे रिप्लेस कर देंगे। और इसमें कोई रेजिस्टेंस जुड़ रहे होंगे वो अलग बात है। मैं तो अभी किसकी बात कर रहा हूं, केवल डायोड की। डायोड को किससे रिप्लेस करना है, वायर से। लिख लेना ये क्या होगा, कंडक्टर वायर का। बना लिया, नोट में एक पॉइंट और लिख लो, करंट फ्लो इन फॉरवर्ड बायसिंग। तो ऑर्डर होता है उसका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द करंट फ्लो इन फॉरवर्ड बायसिंग इज मिली एम्पियर। ऑर्डर ऑफ द करंट फ्लो इन फॉरवर्ड बायसिंग इज मिली एम्पियर।
तो बताओ फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में कौन कौन सी बात जान गए आप लोग? पी को किससे जोड़ना है? पॉजिटिव से। एन को किससे जोड़ना है? नेगेटिव से। फॉरवर्ड बायसिंग में बताओ टेक्निकल लेयर की बढ़ती बढ़ेगी या घटेगी या कौन सी बढ़ेगी? घटेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा? टेक्निकल करंट इंक्रीज होगा, टेक्निकल करंट क्या होगा? डिक्रीज। तो नेट जो करंट फ्लो होगा सर्किट से वो कौन सा होगा? करता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट किससे कहा जाता है? ग्रेविटी चार्ज कैरियर के कारण। ठीक है। अच्छा, ये जो अपन को पोटेंशियल है वेरी कर रहा है, इसको मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। तो डिप्लीशन लेयर क्या है? डिक्रीज होती जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आती है इसकी, एक फिक्स वैल्यू पर डिप्लीशन लेयर कितनी जाती है? 0। उसको अपन क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। ठीक है। अब देखो ये सब अपन ने पढ़ लिया कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग में तो करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे बात बताओ फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? भाई फॉरवर्ड बायसिंग में कौन सा वाला करंट फ्लो हो रहा है? डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा है। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पी से एन की तरफ। मतलब है फॉरवर्ड बायसिंग में जब अपन का डायोड जुड़ रहा होगा उस वाली कंडीशन में जो करंट फ्लो हो रहा होगा किधर से किधर हो रहा होगा? पी से एन की तरफ। तो देखो ये जो डायोड है बनाया कैसे था? मैंने आपको बोला था ना कि डायोड का मेन यूज क्या होता है? ये फिक्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होने देता। इसका मेन यूज क्या अपन का? एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। तो देखो ये जो डायग्राम बनाया है ये कैसे बनाया होगा कि फॉरवर्ड बायस में करंट इधर फ्लो हो रहा है। अच्छा, रिवर्स में जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि डायोड से करंट फ्लो कितना होगा? 0। क्योंकि रिवर्स में क्या होगा? ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या इंक्रीज होती जाएगी तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अपन का फ्लो होगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो करंट फ्लो कितना होगा? 0। तो देखो इस वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और अपन ने डायग्राम में कैसा बनाया है? देखो ऐसा। मुझे एक बात बताओ, ये एरो जैसा नहीं लग रहा है क्या आपको? तो एरो अपन को क्या बताता है? डायरेक्शन को। तो देखो ये जो एरो अपन को बता रहा है डायरेक्शन को बता रहा है, ये डायरेक्शन किधर से किधर बता रहा है? पी से एन की तरफ। तो ये जो अपन का डायोड बनाया होगा वो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके हिसाब से बनाया होगा। मतलब ये जो एरो बनाया है किसको बता रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को। किसको बता रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को। तो ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि ये कैसे बनाया होगा। ठीक है, वैसे ज्यादा कोई काम की बात नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालो रिवर्स बायसिंग। बताओ ये डायोड में जो एरो क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? क्या बता रहा है बताओ भाई। आपसे किसी ने पूछा कि डायोड ऐसा ही क्यों बनाया है, ये क्या बता रहा है आपको? तो आप क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को बता रहा है। ये किधर होती है? पी से एन की तरफ। देखो रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग का देखो क्या होगा उसमें। चलो रिवर्स बायसिंग में कैसे अपन कनेक्ट करेंगे बैटरी को बताओ? इससे उल्टी करेंगे भाई। इसमें पी को पॉजिटिव से तो उधर पी को किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव से। और एन को किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से। तो कैसी कंडीशन होगी? तो डायग्राम बनाओ। ये माना कि अपन का इक्विलिब्रियम कंडीशन में डायोड है, पीएन जंक्शन है। ये रहा। ठीक है, ये पी हो गया, ये कौन है अपन का? एन। इधर अपन के कौन है? होल। अच्छा, मैंने कल आपको फॉरवर्ड बायसिंग में एक चीज बता दी थी क्या? कि जैसे अपन का इलेक्ट्रॉन होल से मिलता है तो अपन का क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? बता दी थी नहीं कि ऐसे तो अपन के क्या सारे को इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो जाए? अपन के खत्म हो जाएंगे तो करंट फ्लो क्या बंद हो जाएगा। पर मैंने क्या बोला कि जैसे वो अपन का बनता है तो तुरंत पी की तरफ क्या होता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड अपन का टूटता है। तो टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, होल भी मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करके कहां पे चला जाता है? एन टाइप में। और होल कहां पे रह जाता है? पी टाइप में। तो एन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो तो उससे पूरी हो जाती है, और इधर जो अपन के होल की कमी हुई है वो किससे पूरी हो जाती है? होल से पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से प्रोसेस क्या लगातार चलता रहता है कि बॉन्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं, बन रहे हैं और टूट रहे हैं, ऐसा। अब इसमें क्या होता है देखो, चलो ये मैंने जोड़ दिया, इसको तो मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया और इसको किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव से। तो ये जो बायसिंग है कौन सी हो गई अपन की? रिवर्स बायसिंग। ये अपन का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पोटेंशियल वेरियर के कारण क्या जनरेट हुआ है।
ये अपन का पोटेंशियल हो गया और ये हो गया अपन का कौन पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपन का पॉजिटिव चार्ज और इधर कौन आ जाएगा अपन का नेगेटिव चार्ज। इस बैटरी के पोटेंशियल के कारण इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ये जो डायोड बन रहा है इसके अंदर जो अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो किधर से किधर होगा, इधर ही होगा। देखो पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ। तो ये अपन का कौन सा हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसके कारण जनरेट हो रहा है, एक्सटर्नल बैटरी के कारण। अब मुझे एक बात बताओ कि डायोड के अंदर इस डिप्लीशन लेयर में जो अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कौन सी वाली डायरेक्शन में है इसमें, और बाहर से जो अपन ने जनरेट किया वो भी किधर है, इधर। तो ये जो अपन की डिप्लीशन लेयर है इसमें नेट जो अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पहले से डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। बताओ माना कि अपन का ये इलेक्ट्रॉन पहले तो थोड़ी सी इसको एनर्जी दे देता तो माना कि ये क्या पहुंच जाता, पर मुझे तो अब ये पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन का कैसा हो गया और ज्यादा मजबूत हो गया है। तो ये उसको जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा। तो पहले माना कि अपन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो कर जाते हैं, पर इस वाली कंडीशन में फ्लो करने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या उनकी, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण तो अपन का करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। पर मुझे एक बात बताओ कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपन का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो अपन के मैग्नेटिक चार्ज कैरियर है ये फ्लो करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस वाली कंडीशन में यदि मैं देखूं तो बताओ इक्विलिब्रियम में दोनों ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट कैसे होंगे, इक्वल। पर जब मैंने ऐसा अप्लाई कर दिया तो अपन के डिफ्यूजन करंट में तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, सिर्फ कौन से वाले करंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, ड्रिफ्ट करंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होगा अपन का थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अपन के बहुत ज्यादा थोड़ी है इसलिए क्या कम ही बढ़ेगा। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में यदि मैं देखूं तो करंट कौन सा वाला फ्लो होगा, नेट फ्लो ड्रिफ्ट करंट पर फ्लो होगा। अब जब मैंने एमीटर लगा के ड्रिफ्ट करंट को मेजर किया तो ये जो मुझे करंट मिल रहा था ये मिल रहा था माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का। कैसा मिल रहा था, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का। अब जब मैंने देखा कि भाई फॉरवर्ड वाइसिंग में तो मिली एम्पियर ऑर्डर का करंट था और फॉरवर्ड रिवर्स में कौन सा मिल रहा है, माइक्रो का। इन दोनों की यदि मैं कंपैरिजन करूं तो क्या इसके कंपैरिजन में इस वाले करंट को मैं लगभग जीरो मान सकता हूं क्या, लगभग जीरो मान सकता हूं नहीं मान सकता, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं कि रिवर्स वाइसिंग में फॉरवर्ड वाइसिंग के रेस्पेक्ट में करंट जो फ्लो हो रहा है वो कैसा होगा अपन का जीरो। या फिर इसको एक दूसरे तरीका से समझो आप, देखो इधर अपन का नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर कौन सा आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव बताओ इन होल को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा। देखो होल है साथ में अपन के नेगेटिव चार्ज भी तो है, ये आयंस है या नहीं है बताओ। ऐसे इधर इलेक्ट्रॉन है तो साथ में अपन के पॉजिटिव चार्ज है या नहीं। तो मैं बोल रहा हूं कि ये नेगेटिव होल को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो होल किधर जाएगा अपन का पीछे की साइड में जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा इधर पीछे की साइड में जाएगा। तो बताओ ये जब इधर चला जाएगा तो ये वो रीजन बचेगा नहीं बचेगा वापस से जिसमें अपन का कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होगा। ऐसे ही इधर भी ये वाला वो रीजन एक्स्ट्रा हो जाएगा जिसमें अपन का कोई भी क्या नहीं होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो बताओ जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता है वो रीजन कौन सा होता है, डिप्लीशन लेयर। तो बताओ इस वाली कंडीशन में ये जो डिप्लीशन लेयर है उसकी अपन की विड्थ इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही, हो रही है। अच्छा डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होगी तो मुझे पता है करंट फ्लो क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि मेजर जो करंट होता है कौन सा होता है अपन का डिफ्यूजन करंट होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो इस कंडीशन में यदि मैं देखूं रिवर्स वाइसिंग में तो मुझे एक बात पता लगी है कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज। नेट करंट फ्लो कौन सा होगा, डेप्थ करंट, और उसकी ऑर्डर क्या होगा माइक्रो एम्पियर। तो फॉरवर्ड वाइसिंग के रेस्पेक्ट में उसको मैं क्या मानूंगा, जीरो। अब ये मैं आपको बोल रहा हूं कि यदि मैं रिवर्स वाइसिंग में डायोड की आइडियल कंडीशन मान लूं, आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है कि ये वाली जो विड्थ है ये बहुत ज्यादा क्या अपन की बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मुझे होता है नेट करंट इसमें से कितना फ्लो हो रहा होगा, जीरो। अब नेट करंट जीरो फ्लो हो रहा होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो डायोड है इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया अपन का, इनफाइनाइट हो गया। कितना हो गया, इनफाइनाइट, क्योंकि करंट फ्लो कितना मान रहा है अपन, जीरो। तो आइडियल कंडीशन में रिवर्स वाइसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट।
तो बताओ आइडियल कंडीशन में यदि अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सर्किट में डायोड को किससे रिप्लेस करेंगे? ओपन सर्किट से, क्योंकि करंट फ्लो होगा ही नहीं तो किसकी तरह काम करेगा? ओपन सर्किट की। तो ये दो तीन बातें अपन को याद रखनी है इसमें, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो, साथ में ये भी बना लो। बी नेगेटिव से जोड़ा है और एन पॉजिटिव से जोड़ दिया। बराबर। इसकी बोले तो उससे क्या मैंने बोला, एरो सिर्फ किसको बता रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, रिवर्स वाली को नहीं बता रहा है। ये कैसे बनाया होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो अपन का करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से बनाया होगा। चलो पॉइंट नंबर 1 लिखो, बना लो। जल्दी करो, थोड़ा सा ये खत्म हो जाए, बढ़िया रहे बाइसिंग वाला। अपन इसका न्यूमेरिकल करेंगे सर्किट के डायोड वाले। लिखा हूं मैं, लिखो पॉइंट नंबर 1। when the positive terminal of external battery when the positive terminal of external battery is connected to n type and negative terminal of battery is connected to p type is connected to p type semiconductor of the p-n junction is called reverse biasing. Point number 2 देखो, here the majority charge carrier, here the majority charge carrier will move away from junction due to this width of the depletion layer, due to this width of the depletion layer will increase. Next topic को minority charge carrier, minority charge carrier in p and n side, in p and n side move toward the junction due to this drift current, due to this drift current is flow in junction. अगला पॉइंट को, here the applied potential, here the applied potential act in such a way
act in such a way that it establishes on electric field, establishes an electric field which increase the field generated due to potential barrier, increase the field generated due to potential barrier, and hence the thickness of a depletion layer will increase. अगला पॉइंट देखो, in reverse biasing resistance of diode, in reverse biasing the resistance of diode, resistance of diode also increase, and resistance for a ideal diode in reverse biasing is infinite. And resistance of a ideal diode in reverse biasing is infinite. अगला पॉइंट देख लीजिए, इन ए सर्किट and the resistance of ideal diode in reverse biasing is infinite. In circuit, a ideal diode in reverse biasing acts as a open circuit. In circuit, a ideal diode in reverse biasing act as a open circuit. डायग्राम बना लो इसके नीचे, माना कि यहाँ पर का आइडियल डायोड है, कैसा आइडियल, और देखो कौन सी वाली बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में, तो सर्किट जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको किसकी तरह मानेंगे अपन, एक ओपन सर्किट की तरह मानेंगे इसको, बना लो ओपन सर्किट। तो फाइनली मेरे रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई कि डायोड से करंट फ्लो से कितनी डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो इसका मेन यूज क्या है कि डायोड का अपन वहां पर यूज करेंगे जहां मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, करंट फ्लो करवाना है, ठीक है। तो ये बना के नोट लिख लो। तो फाइनली वी कैन से, finally we can say that in PN junction, finally we can say that in PN junction or a diode only unidirectional flow of current is possible इसमें generally it is used for conversion of AC to DC. Generally it is used for conversion of AC to DC. तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों में अंतर क्या बनता है?
रिवर्स में क्या होता है, करंट फ्लो कितना होता है, जीरो होता है। कौन सा वाला होता है, ड्रिफ्ट फ्लो कैसा होता है, फॉरवर्ड की वजह कैसा होता है, बहुत कम। तो आइडियल कंडीशन में अपन क्या मान लेते हैं उसको, जीरो। अच्छा, रिवर्स में अपन का रेजिस्टेंस कितना मानते हैं अपन आइडियल कंडीशन में, इनफाइनाइट, और उसमें क्या मानते हैं, जीरो। और एक में पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, दूसरे में एन टाइप को नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और एक में डिप्लीशन लेयर क्या बढ़ती है और एक में क्या घटती है। इस तरीके से अपन का फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग खत्म। इसमें और लिखो, एक टॉपिक और डालो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायोड। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक अपन किसको बोल रहे हैं, देखो ये जो अपन के रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग में अपन के डायोड बने, इनके लिए मैं अप्लाइड वोल्टेज और जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच में क्या बना हुआ है, ग्राफ। उस ग्राफ को अपन बोल रहे हैं इस डायोड का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, लिखो कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रेजेंट ए ग्राफ between applied voltage across the terminal of diode and the current that flow in diode. And current that flow in diode. पहला डाल लो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको समझ दो एक बार। देखो इधर, देखो मुझे ये तो पता लग गया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो कौन सा हो रहा है और रिवर्स में अपना कौन सा हो रहा है, ये मुझे पता लग गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन को ग्राफ जो बनाना है किस किस के बीच में बनाना है, देखो अप्लाइड पोटेंशियल और ये करंट फ्लो किस में हो रहा है, डायोड में। अब मैं फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बना रहा हूँ, तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, मिली एम्पियर ऑर्डर का हो रहा है। तो करंट मैंने किस में लिया, मिली एम्पियर में। अब देखो ये कैसे बनाया होगा अपन ने ग्राफ, कि अपन ने फॉरवर्ड बायसिंग में बहुत सारे अलग अलग मैग्नीट्यूड वाले क्या वोल्टेज लगाए होंगे, एक बार 2 का, एक बार 3 का, फिर 4 का। हर एक कंडीशन में मैंने एमीटर में ये मेजर किया होगा कि भाई कितना करंट अपन का फ्लो हो रहा है। तो जब मैंने ऐसे लेबोरेटरी में बहुत सारे अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करके और करंट की वैल्यू निकाली और उन वैल्यूओं को वोल्टेज के साथ में ग्राफ पेपर पर जब प्लॉट किया और सारे पॉइंटों को जब मैंने मिला दिया, तो मुझे जो ग्राफ मिला उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसा मिलता है। मैंने क्या है कि ये जो अपन की फॉरवर्ड बायसिंग में अपन का पोटेंशियल है, इसको इंक्रीज करना शुरू किया जीरो से। शुरुआत में जब जीरो था तो मुझे डायोड में जो करंट फ्लो मिला था कितना मिला था, जीरो। थोड़ा सा मैंने और इंक्रीज किया 0.1 0.2, तब भी मुझे डायोड में कितना करंट फ्लो मिला, जीरो। ठीक है, और थोड़ा सा किया तब भी मुझे कितना मिला, जीरो। और एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, उसके बाद जब मैंने वोल्टेज को बढ़ाया तो डायोड में करंट फ्लो शुरू हो गया। माना कि वो कंडीशन कहां पाई है, इस वाली कंडीशन पर। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको अपन, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब यहां से आगे जब मैंने पोटेंशियल को बढ़ाया तो मुझे जो करंट फ्लो मिल रहा था वो अपन को ग्राफ कैसा मिल रहा था, ऐसा नॉन लीनियर। और एक कंडीशन ऐसी आई थी कि मैंने इस वाले पोटेंशियल को बढ़ाता गया और कहां तक बढ़ा दिया, नी वोल्टेज तक बढ़ा दिया मैंने। कहां तक बढ़ा दिया, नी वोल्टेज तक। नी वोल्टेज कौन सा होता है, जहां पर डिप्लीशन लेयर की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। बताओ, जैसे ही मैंने नी वोल्टेज तक बढ़ाया, मतलब डिप्लीशन लेयर की वैल्यू जीरो हो गई, उसके बाद जब मैंने पोटेंशियल को बढ़ाया तो मुझे पता लगा कि करंट की वैल्यू अचानक बहुत तेज गति से बढ़ रही है। तो इसके बाद में जब मैंने पोटेंशियल को बढ़ाया तो जो मेरा करंट बढ़ रहा था वो कैसे बढ़ रहा था, लीनियर रूप से बढ़ रहा था।
कैसे बढ़ रहा था, लीनियर, क्योंकि डिप्लीशन लेयर की वैल्यू कितनी हो गई, बट कितनी हो गई, 0। तो रेजिस्टेंस बिल्कुल कितना हो गया, 0। तो रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो गया। उसके बाद करंट अपन का वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बढ़ रहा था, तो ग्राफ कैसा मिल रहा था मुझे, लीनियर। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो अपन को ग्राफ मिलता है इस तरीके का मिलता है, ये कैसा अपन का लीनियर, और ये कैसा अपन का नॉन लीनियर। अब एक बात और देखो, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है ना, बताओ, आपने सब्सटेंस के टाइप पढ़े होंगे कि अपन ओम का जो लॉ होता है उसके हिसाब से अपन क्या है, सब्सटेंस को 2-3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओमीय सब्सटेंस और अनोमीय। पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा? अच्छा, ओमीय के लिए अपन का ग्राफ कैसा बनता था, लीनियर, और दूसरे वाले के लिए नॉन लीनियर। अब मुझे बताओ, इस वाली कंडीशन में अपन की जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, ओमीय की तरह, और नीचे वाली कंडीशन में अनोमीय। तो इस वाले ग्राफ का आपको मीनिंग समझ में आया क्या है? अच्छा, वहां पर अपन ग्राफ से क्या निकालते थे, रेजिस्टेंस निकालते थे ना, कैसे निकालते थे, स्लोप निकालते थे। ऐसे यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, स्लोप निकाल के रेजिस्टेंस निकालेंगे कि भाई अपन के सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, डायोड का रेजिस्टेंस कितना है। अच्छा, ऐसा जो अपन का ग्राफ होता था नॉन लीनियर वाला, उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, उसका स्लोप, कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते थे, उस पर टेंजेंट डालते थे और क्या निकाल लेते थे, स्लोप, पता है? तो इस वाली कंडीशन में यदि मैं देखूं यहां से और यहां तक, तो बताओ ये जो अपन का डायोड है, इस वाली कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, और इस वाली कंडीशन में कैसा है, कांस्टेंट। तो ग्राफ का मीनिंग आपको क्लियर समझ में आया गया? तो सबसे पहले आप ग्राफ बना लो, मैं इसके मैं सिखा दूंगा एक दो लाइन। चलो इसमें 2-3 पॉइंट लिख लो, देख लेना। आपको नी वोल्टेज का ग्राफ कैसा बन रहा था उनका, नॉन लीनियर, और मटेरियल किसकी तरह बिहेव करेगी, अलोमिया सब्सटेंस की तरह। और आफ्टर नी वोल्टेज जो करंट अपन का इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज में अपन थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, करंट क्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अपन का, और ग्राफ के साथ लीनियर, और उस वाली कंडीशन में ओमिया सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगी अपन की मटेरियल। देख लो ये सब। लिख लिए 3-4 पॉइंट है, पीछे वाला भैया को देख लो। आपको नी वोल्टेज ग्राफ कैसा है, लीनियर, आफ्टर नी वोल्टेज लीनियर, ये सब लिख लो। लीनियर के लिए सब्सटेंस कैसे बिहेव करेगा, तो ये भी है, ठीक है। और दूसरे के लिए और ये लिख लो, रेजिस्टेंस का लिख लेना, क्या होगा, R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ओमिक, आपने करंट देखा, ओमिक सब्सटेंस जो ओम के नियम का क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये मेरा रेजिस्टेंस कितना, R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। स्लोप निकालेंगे, पूछ लिए तो सीट में एक आध क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा एक ग्राफ बना के और रेजिस्टेंस निकलवा रहा है।
अगला डालो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड के लिए बनाया हमने, ऐसे रिवर्स के लिए। लिख लो देखो, it is a graph between applied voltage in reverse direction. It is a graph between applied voltage in reverse direction and current flow in reverse biasing. Current flow in reverse biasing. इधर देखो, ये भी मैंने ऐसे ही बना होगा, अलग अलग वोल्टेज अप्लाई किए होंगे, करंट की वैल्यू मेजर की होगी और उसके बाद मैंने क्या बनाया ग्राफ। इधर देखो ये ग्राफ कैसा बन रहा है इस तरीके से। ये जो हो गया अपन का क्या हो गया करंट किस में बन रहा है माइक्रो एम्पियर में। अच्छा इसको मैंने नीचे क्यों लिया ऊपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस वाले की डायरेक्शन ऐसी मैं ऊपर मान रहा हूं तो इसकी कैसी माननी पड़ेगी नीचे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है अपोजिट। ठीक है। अच्छा उसमें मैं वोल्टेज को इधर ले रहा था, इसमें किधर लूंगा इधर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव किससे जुड़ा था एन से और इसमें पॉजिटिव किससे जुड़ा एन से, तो रिवर्स हो गया उल्टा हो गया, तो डायरेक्शन में मैंने कैसी मान ली उल्टी। तो ये अपन का अप्लाइड वोल्टेज हो गया देखो। और देखो इसके लिए जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू की तो मुझे कैसा मिला था कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर रहा था तो मुझे करंट की जो वैल्यू वो भी कैसी मिल रही थी इंक्रीज मिल रही थी। जब जीरो था मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में था तब तो कितना था करंट अपन का जीरो, पर जब मैंने इसको इंक्रीज करना शुरू किया तो ये भी क्या है धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज होना शुरू हो गई इस तरीके से। और एक पोटेंशियल की वैल्यू आई जिस पर ये करंट कैसा हो गया अपन का सैचुरेट हो गया मतलब कांस्टेंट हो गया। ये अपन का सैचुरेटेड करंट है ये वाला, यहां से और यहां तक वोल्टेज में ये कैसा अपन का कांस्टेंट। और इस वोल्टेज के बाद जब मैंने वोल्टेज को बढ़ाया तो इस करंट की वैल्यू मुझे रैपिडली इंक्रीज मिली। कैसे मिली देखो इस तरीके से। और ये जो अपन का वोल्टेज था इस वाले वोल्टेज को अपन बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको अपन ब्रेकडाउन वोल्टेज। जहां पर अपन को करंट की वैल्यू अचानक इंक्रीज मिलती है उस वाले वैल्यू और उस वाले वोल्टेज को क्या बोल रहे हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देखो ये वाला ग्राफ एकदम लीनियर बनी है, लीनियर होकर ऐसे जाता है, ये कैसा थोड़ा सा कर्व है ऐसे। तो ये ग्राफ कैसे बना समझ में आया। अलग अलग वैल्यू ली होंगी प्रैक्टिकली, जब मैंने इसको बनाया तो इस तरीके का मुझे ग्राफ बना ये रिवर्स बाइसिंग। तो ये बना लो। अभी क्यों बना ऐसा मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, हमारा याद रखना है। लिख लेना ये सैचुरेशन का पॉइंट है ये वाला। सैचुरेशन पॉइंट और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बीच में अपना करंट कैसा रहता है कांस्टेंट।
लिख लिया हो तो मैं 2-3 पॉइंट लिखा दूं इसमें, लिखो। देखो, when the reverse voltage is increased, when the reverse voltage is increased from 0 the reverse bias current is also increases। अच्छा, रिवर्स से वाइसिंग करंट कौन सा होता है अपन का? ड्रिफ्ट करंट is also increases and reaches its maximum value, reaches its maximum value is called saturation current। saturation current। अगला पॉइंट देखो, when reverse voltage is further increased, when reverse voltage is further increased, the reverse current does not increase but remain constant for a certain period, does not increase but remain constant for a certain period। देखो, कांस्टेंट है सैचुरेशन पॉइंट से कहां तक? ब्रेकडाउन वोल्टेज तक। अगला पॉइंट को, when the reverse voltage, when the reverse voltage is increased beyond the value, when the reverse voltage is increased beyond the value called breakdown voltage, breakdown voltage, then the reverse current suddenly and sharp increases, then the reverse current is suddenly and sharp increases and the junction is said to be under breakdown, and the junction is said to be under breakdown। At this breakdown voltage, at this breakdown voltage, the curve indicates almost zero resistance। एकदम जीरो तो नहीं बोल सकते, बताओ ये 100% ऐसे नॉर्मल है क्या? देखो ये वाला ग्राफ नहीं है, थोड़ा सा ऐसे कर्व रह रहा है ऐसे। यदि नॉर्मल होता है ऐसे तो क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस कितना है इसका? जीरो। और थोड़ा सा ऐसे गया इसलिए अपन बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, हाँ। यदि ब्रेकडाउन वोल्टेज से आगे यदि मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट क्या शार्पली इंक्रीज होगा एक साथ में। इसका मीनिंग क्या है कि भाई रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया होगा। किसके लिए? जो अपन का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके लिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए नहीं। किसके लिए? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इसमें एक बात दिखाई कि ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इससे आगे यदि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो उस वाली कंडीशन में अपन का जंक्शन किसके अंदर आता है? ब्रेकडाउन कंडीशन के अंदर आता है। तो ये ब्रेकडाउन कंडीशन क्या होती है? अब इधर देखो, ब्रेकडाउन कंडीशन जनरली 2 टाइप की होती है, एक तो जीनर ब्रेकडाउन और एक होता है अपन का एवलांच ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, वो समझ लो पहले। इधर देखो, आपको पता लगेगा कि ये शार्पली इंक्रीज क्यों हुआ है।
ये अपन का डायोड है और ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप, इधर अपन के होल है, ये इलेक्ट्रोड, और ये मैंने इसको रिवर्स बायसिंग में जोड़ रखा है। अब देखो ये जीरो था, जीरो से जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे तो करंट भी क्या हो रहा है, अपन का ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज हो रहा है। ड्रिफ्ट करंट की मैक्सिमम वैल्यू पहुंची, उसको मैंने क्या बोल दिया, सैचुरेशन करंट। और सैचुरेशन करंट से आगे भी यदि मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो थोड़ी देर के लिए अपन का करंट कैसा मिल रहा था, अपन को कांस्टेंट। पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि वोल्टेज को मैं बढ़ाता जाता हूं और इसको किसके बराबर कर देता हूं, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर कर देता हूं। तो उस वाली कंडीशन में अपन को करंट कैसा मिलता है, एक साथ शार्पली इंक्रीज मिलता है। क्यों मिल रहा है, देखो इसको मैंने यदि बढ़ा के इतना कर दिया, इसका मतलब है ये जो अपन का सेमीकंडक्टर है दोनों तरफ से, या फिर ये जो डायोड बन रहा है, इसके अंदर अपन का एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। अब ये वैल्यू इतनी होती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है अपन का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जंक्शन में जो अपन के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है। सुनना ध्यान से, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी हो जाती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है। बताओ जंक्शन के अंदर जो अपन के कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटेंगे तो मुझे क्या मिलेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मिलेंगे। भाई बॉन्ड टूटने के कारण जो चार्ज मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो देखो बॉन्ड यदि टूटेंगे तो मुझे एक्स्ट्रा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मिलेंगे। बताओ वो एक्स्ट्रा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी अपन का मोशन करेंगे या नहीं करेंगे, वो भी, तो उनके कारण भी मुझे क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। तो वो जो करंट मिल रही है वो नॉर्मल कंडीशन की वजह कैसे हो जाती है, ज्यादा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो अपन के बॉन्ड टूटते हैं उनके कारण भी क्या मिल जाता है अपन को, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब चलो मैंने इसको dz तक तो बढ़ा दिया, उसके कारण क्या हुआ, ये अपन का बॉन्ड टूट गया तो मुझे कौन मिल गया, एक होल मिल गया और एक कौन मिल गया, इलेक्ट्रॉन। पर इससे मैंने इसको थोड़ा सा और आगे इंक्रीज कर दिया, इस वाले वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी आगे कर दिया। मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज से आगे भी इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन और अपन को होल मिले थे ये उस वोल्टेज से क्या ले लेंगे, जो मैंने और इंक्रीज किया उससे काइनेटिक एनर्जी क्या ले लेंगे, उससे एनर्जी ले लेंगे। तो इनके पास कौन सी वाली एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन थे अपन के मिल रहे हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये क्रिस्टल में अपन के मूवमेंट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। तो ये जो क्रिस्टल में मूवमेंट करते हैं तो इनके रास्ते में जो दूसरा अपन के कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं उनको भी ये क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्या करते हैं ये, उनको भी तोड़ते हैं। तो इनके रास्ते में जो दूसरा अपन के कोवेलेंट बॉन्ड आएंगे उनको भी तोड़ेंगे तो फिर भी मुझे क्या मिलेंगे, होल और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और ये कौन से वाले होल और इलेक्ट्रॉन अपन के वापस से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। इसका मतलब क्या है, इनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण भी अपन बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं, उससे भी मुझे क्या मिल गया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मिल गया। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो क्या करेगा, मोशन करेगा और क्या मिलेगी मुझे, करंट मिलेगी। तो करंट की वैल्यू अचानक क्या होती है अपन की, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से अपन को बहुत सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मिल जाते हैं बॉन्ड टूटने के कारण। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई कि अपन का करंट साथ में इंक्रीज कैसे हो रहा था। दो तरीका थे कि जब इसको मैंने बीजेड तक पहुंचा दिया तो बॉन्ड को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि बॉन्ड क्या करता है अपन का, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टूट जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बॉन्ड टूट रहा है इसको अपन बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं इसको अपन, जीनर ब्रेकडाउन। और इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूंगा मैं जीनर वोल्टेज से, तो वो जो अपन का बॉन्ड टूटा था उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे तो दूसरे बॉन्ड से क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे। कॉलिजन के कारण जो अपन का कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है उसको अपन बोलते हैं एवलांस ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं उसको अपन, एवलांस ब्रेकडाउन। तो जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो अपन का कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मिलेंगे, उस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला है, जीनर ब्रेकडाउन। पर जीनर वोल्टेज से थोड़ा सा और आगे पोटेंशियल बढ़ा दूंगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन है क्या ले लेंगे अपन के, काइनेटिक एनर्जी। तो उनके कॉलिजन के कारण जो अपन के कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, एवलांस ब्रेकडाउन। ये बात समझ में। तो करंट कैसे इंक्रीज हो रहा है ये बात आपको क्लियर हुई है। हाँ तुम दोनों के क्या बोला मैंने,
हाँ कैसे होगा वो बताया था मैंने, बता। जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट होता है? अच्छा, तो कितने बढ़िया कंसेप्ट बताया मैंने, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। कतई नहीं सुना ना पहले, नहीं सुना ना? तो ज्यादा स्मार्ट है, लिखाएंगे तो सुन ले तो मैं लिखूंगा, तुम लिखो, तुम मैं समझा दी, मैं नहीं लिखा, मुझे ये कोई तरीका है? अरे तुम बढ़िया कंसेप्ट बताओगे, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, सुन ले दोबारा, मैं पूछूंगा फिर दोबारा, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि अपन ने रिवर्स पोटेंशियल को इंक्रीज करना शुरू किया है जीरो से, तो अपन का रिवर्स डायरेक्शन में करंट भी क्या होता है, अपन का इंक्रीज होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। एक पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी आती है जिस पर अपन को रिवर्स करंट मैक्सिमम मिलता है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। ग्राफ में बनवाया ना मैंने। अब सैचुरेशन पॉइंट से आगे भी मैं थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाता हूँ तो थोड़े से समय के लिए अपन का जो करंट है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट। पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि अपन का करंट उस कंडीशन के बाद शार्पली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जिस जगह पर वो शार्पली इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, उस जगह पर जो पोटेंशियल था उसको मैंने बोल दिया ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोल दिया? ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, इसके कारण दो काम होते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब है कि ये पोटेंशियल मैंने इतना इंक्रीज कर दिया है कि इस पोटेंशियल के कारण जो अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इसके अंदर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो कोवेलेंट बॉन्ड था इसको इतनी एनर्जी मिल गई है कि उस एनर्जी के कारण कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर रहा है अपन का? टूट रहा है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड यदि टूटेगा तो मुझे क्या मिलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और क्या मिलेगा? होल मिलेगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन और होल है, ये कौन से वाले चार्ज कैरियर है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्योंकि किसके कारण मिल रहा है अपन को? बॉन्ड टूटने के कारण। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो वापस से इनको क्या कराएगा? मोशन कराएगा। तो मोशन कराएगा तो क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। मतलब कौन सा वाला करंट होगा? ड्रिफ्ट करंट। तो देखो पहले से थे, पर ये वोल्टेज इतना हो गया कि उसने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा, तो मुझे ये और माइनॉरिटी चार्ज मिल गया, तो करंट की वैल्यू और बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ गई। पर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया इसको। बताओ, और इंक्रीज कर दिया, इतने ने क्या किया था? एक बॉन्ड को तोड़ दिया। बची हुई एनर्जी से क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे। काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे तो क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट करेंगे तो दूसरे जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनसे कोलिजन करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। तो दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से जब कोलिजन करेंगे तो उनको भी क्या करेंगे? तोड़ेंगे। उनको भी तोड़ेंगे तो क्या है? इलेक्ट्रॉन होल फिर से मिलेंगे मुझे, फिर से वो मोशन करेंगे तो क्या है? करंट की वैल्यू और इंक्रीज होगी। तो अपन की करंट की वैल्यू इस वाले जगह पर क्या हो रही है? शार्पली इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। और कॉलिजन के कारण जो अपन का बॉन्ड टूटा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। क्लियर है वाली बात? कल लिखेंगे इसको। यार मतलब तुम्हें एक बात समझा दी पर तुम्हारी चीज समझ में आ रही है, बात में करके लगे रहेंगे।